हेलो, नमस्कार दोस्तों। डिकोड एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। ये प्रश्न जो हैं वो आपके आरओ एआरओ परीक्षा में, कंप्यूटर असिस्टेंट परीक्षा में, अपर निजी सचिव परीक्षा में, ग्रुप सी ग्रुप डी एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्नों को हम डिस्कस कर रहे हैं पीवाईक्यूज़ को, जिसको कि हमने लिया है यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स की पुस्तक से। यहाँ पर क्लास अभी तक इस सीरीज़ में मैंने आप लोगों के साथ पॉलिटी के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, आधुनिक भारत के प्रश्नों को डिस्कस किया है, मैंने आपसे एनवायरमेंट इकोलॉजी के क्वेश्चंस को डिस्कस किया और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को डिस्कस किया। अब हम साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और साइंस में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करें सब्जेक्ट वो है केमिस्ट्री। लास्ट क्लास में हमने केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चंस को देखा था। आज की क्लास में हम लोग 51 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास में कहीं पर भी किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। क्लास आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहूँगी वीडियो क्रैश कोर्स के बारे में, जिसको कि डिकोड एग्जाम ने लॉन्च किया है आप लोगों के लिए, स्पेशली इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ परीक्षा के लिए। यहाँ पर एंटायर सिलेबस को कवर किया गया है वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से। आपको नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड की जाएगी, प्लस आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जहां पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो या फिर कोई क्वेश्चन मन में है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, व्हाट्सएप करिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस कोर्स प्रोवाइड करा दी जाएगा। तो चलिए अब आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। यहाँ पर आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखेंगे और इस सीरीज का 51 क्वेश्चन देखेंगे। ध्यान से प्रश्नों को पढ़िए। प्रश्न हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में दिए गए हैं। Which of the following type of medicine is used for treating the indigestion? ठीक है, इंडाइजेशन की समस्या के लिए आप किस तरीके की मेडिसिन का यूज करेंगे। अगर आप इस प्रश्न को हिंदी में करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा अपाचन की बात की जा रही है, इंडाइजेशन की बात की जा रही है और यहाँ पे अम्ल तत्व का नाशक की बात होगी। सी आपका सही उत्तर है। लेकिन इंग्लिश में देखिए यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो है एंटासिड। ठीक है, एंटीबायोटिक की अगर हम बात करें, एंटीबायोटिक का प्रयोग बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकने के लिए या बैक्टीरिया को किल करने के लिए एंटीबायोटिक आप लोग लेते हैं ना, एंटीबायोटिक खा लो। ठीक है, अगर बैक्टीरिया से कोई भी दिक्कत हो रही होगी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो फिर आराम होगा। एनाल्जेसिक की जब हम बात करते हैं तो पीड़ानाशक, जब पेन किलर की हम बात करते हैं कि बहुत दर्द हो रहा है, पैरासीटामोल खा लो, एक एनाल्जेसिक खा लो। ठीक है, एंटाएसिड की हम बात करते हैं तो पेट में इंडाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो एंटाएसिड। यहाँ पर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है, मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। एग्जाम्पल्स मैं आपको दे देती हूँ, यहाँ पर लिख लीजिए एग्जाम्पल कुछ। कैल्शियम कार्बोनेट कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट एंटाएसिड का एग्जाम्पल है। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिखते चलिए, क्लास में बोल नहीं हूँ, यहाँ से परीक्षा में आपके प्रश्न पूछा जा सकता है। और सोडियम बाइकार्बोनेट, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके एंटाएसिड के। ठीक है, फिर एंटीसेप्टिक की बात करते हैं, चोट लग जाती है तो आप लोग एंटीसेप्टिक लगाते हो। ठीक है, ताकि चोट पके वके ना। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो गया 51 का, सी इज द राइट आंसर। यहाँ पर इसको जरूर लिख लीजिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जाना जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे विभिन्न परीक्षाओं में देखा जाता है, प्रश्न बनता है कि इस फ्रूट में कौन सा एसिड प्रेजेंट है, चाहे पीसीएस की परीक्षा हो, यूपीट्रिपलएससी की परीक्षा हो, बीईओ की परीक्षा हो। ठीक है, प्रश्न बनता है कि इस फ्रूट में कौन सा एसिड प्रेजेंट है, तो वही हम डिस्कस करने वाले हैं। ये मेन एसिड प्रेजेंट की हम बात कर रहे हैं। देखिए, जैसे अगर हम बात करें ग्रेप्स की या हम टोमेटो की बात करें, कई बार परीक्षा में आपको सिट्रिक एसिड या मैलिक एसिड नहीं दिया रहता, ऑक्जेलिक एसिड दिया रहता है। ठीक है, तो ऑक्जेलिक एसिड भी उसमें प्रेजेंट होता है, लेकिन किस फ्रूट में कौन मेन एसिड प्रेजेंट है हम उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर लेमन की बात करेंगे, लाइम की बात करेंगे, ऑरेंज की बात करेंगे, ग्रेप फ्रूट की बात करेंगे, जो भी खट्टा है उसमें सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होगा। एप्पल कई बार पूछा जाता है, एप्पल में मैलिक एसिड प्रेजेंट होता है, पियर में मैलिक एसिड प्रेजेंट होता है, ग्रेप्स में अगर हम देखेंगे तो इसमें टार्ट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, इमली में टार्ट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, इमली पूछा जाता है, एप्पल पूछा जाता है, याद रखिएगा।
पाइनएप्पल की बात करेंगे तो सिट्रिक और मैलिक एसिड, मैंगो में सिट्रिक एंड मैलिक एसिड, स्ट्रॉबेरी में सिट्रिक एंड मैलिक एसिड, टोमेटो में भी सिट्रिक एंड मैलिक एसिड। तो ये प्रश्न परीक्षा में बनता है कि किस फ्रूट में कौन सा एसिड प्रेजेंट है। तो एक बार इसको जल्दी से रिवाइज कर लीजिएगा, क्विक, ठीक है, क्विक रिवीजन कर लीजिएगा। चलो अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ क्वेश्चंस बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, जैसे पेट में जो डाइजेशन प्रक्रिया होती है उसमें कौन सा एसिड यूज होता है, मतलब कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्टमक में जो डाइजेशन प्रोसेस होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिस्पॉन्सिबल होता है। कार की जो बैटरीज होती हैं उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है, याद रखिएगा। जो एक्सप्लोजिव, ठीक है, जो विस्फोटन वाले सामान होते हैं, एक्सप्लोजन के लिए कौन से एसिड का प्रयोग किया जाता है, नाइट्रिक एसिड, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसी तरीके से दही में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। एंटीसेप्टिक में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, बोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। जो पॉइंट बता रही हूँ लिखते चलिए, सुनते चलिए, रिवाइज करते चलिए, परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनता है। तो देखो सल्फ्यूरिक एसिड की जब हम बात करेंगे तो क्लीनिंग मेटल्स, मैन्युफैक्चरिंग केमिकल्स प्रेजेंट इन द स्टमक जूस फॉर डाइजेशन प्रोसेस। सल्फ्यूरिक एसिड आप बस ये याद रखिएगा, डाइजेशन प्रोसेस, इतना याद रखिए आप, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताऊंगी डाइजेशन में, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड की हम बात करेंगे, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस भी किया था, बैटरीज में कौन सा एसिड प्रेजेंट है, तो वहां पर सल्फ्यूरिक एसिड, कार बैटरीज में, ठीक है। हम नाइट्रिक एसिड की बात करेंगे तो एक्सप्लोजिव्स में, एक्सप्लोजिव में याद रखिएगा, ठीक है। एसिटिक एसिड जो विनेगर होते हैं उसमें एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है विनेगर में। हम सिट्रिक एसिड की बात करेंगे, जो भी आपके खट्टे फ्रूट्स है उसमें आपको सिट्रिक एसिड देखने को मिलेगा। टार्ट्रिक एसिड याद रखिएगा, बेकिंग पाउडर में, इमली में टार्ट्रिक एसिड हो गया। मैलिक एसिड मैंने आपको बताया कि कैंडीज में प्रेजेंट होता है, सेब में मैलिक एसिड प्रेजेंट होता है, पियर में मैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। लैक्टिक एसिड दही में, कर्ड में, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड, इस ऑक्जेलिक एसिड का यूज किया जाता है स्टेन और इंक के स्टेन, मतलब दाग धब्बों को रिमूव करने के लिए, ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड और कार्बोनिक एसिड जो ड्रिंक्स होती है उसमें प्रेजेंट होता है। बोरिक एसिड का यूज एंटीसेप्टिक के तरीके से किया जाता है, ये याद रखिएगा। जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया है लिख के भी, तो नोट डाउन करते हुए चलिए क्लास, बार बार चीज़ों को रिवाइज करना है, ठीक है, बार बार चीज़ों को रिवाइज करिए, दिमाग में चीज़ें बैठती जाएगी। चलिए बेस से रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट। नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट की यहाँ पर बात की है, हम क्षार की बात कर रहे हैं, हम बेस की बात कर रहे हैं। ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पर 52 का आपका सही उत्तर जो है वो है बेकिंग सोडा, सी आपका सही है। बेकिंग सोडा जो है वो नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट है, ठीक है, सी सही उत्तर है। यहाँ पर एक दो पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करते हैं, बाइकार्बोनेट की, तो ये आपका क्या है, ये आपका बेकिंग सोडा है, ठीक है, पूछा जाता है कई बार परीक्षा में। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, बेकिंग सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ऐसे सोच लीजिए, जो बाई हैं, जो आपके खाना बनाते हैं बाई हैं, वो क्या, वो बेकिंग सोडा का यूज करके बहुत अच्छा केक बना रही हैं, तो बाई जहां होगा सोडियम बाइकार्बोनेट तो वो बेकिंग सोडा होगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब ऐसे ही सोडियम कार्बोनेट की अगर बात होगी, कार्बोनेट की, तो ये आपका क्या है, वॉशिंग में इसका यूज होता है, ये वॉशिंग में इसका यूज होता है। तो सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पर आपको कौन सा शब्द दिख रहा है, कार, तो कार को आप क्या कर रहे हो, वॉश कर रहे हो, ऐसे याद रहेगा, ठीक है। बाई जो है वो क्या कर रही है, केक को बेक कर रही है, तो बेकिंग सोडा हो गया। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट तो आपका क्या हो गया, वॉशिंग सोडा, ये याद रखिएगा। क्लियर है क्लास। ऐसे ही कैल्शियम कार्बोनेट की अगर हम बात करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट की, तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है हार्डनेस इन वाटर। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, हार्डनेस इन वाटर, याद रखिए, अभी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे आगे। लेकिन अब आ गया था कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट मैंने आपको बता दिया, इतना याद रखिएगा, यहाँ से भी परीक्षा में प्रश्न बनता है। अब 53rd क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्या दिया गया है यहाँ पर। द केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट, जो कॉमन सॉल्ट आप लोग यूज करते हैं वो क्या है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो ABCD में से सोडियम क्लोराइड कहाँ दिया है,
यहाँ भी सोडियम क्लोराइड दिया है, यहाँ भी सोडियम क्लोराइड दिया है, ठीक है। तो याद रखिएगा जो कॉमन सॉल्ट होता है वो होता है NaCl, उसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट RO ARO परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, पीएच मान से रिलेटेड प्रश्न देखते हैं, पीएच वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ पीएच ऑफ अबाउट 10, किसका पीएच जो है वो 10 के बराबर है, गैस्ट्रिक जूस का, ब्लड का, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है जो कि एक एंटी एसिड है, ठीक है। पेट में कोई दिक्कत है तो पी लो। चलो अब यहाँ पर देखो 54 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है उसका पीएच जो है वो 10 है, ठीक है। क्लियर है, देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल स्क्वायर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मैंने आपको बताया है। पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क, मिल्क की पीएच वैल्यू कितनी होती है, 2.4, 3.8, 6.6 या फिर 8। तो मिल्क की जो पीएच वैल्यू होती है वो आपकी होती है 6.6, याद रखिएगा, सी आपका सही उत्तर है। Which pH range is most suitable for a life of fresh water plant and animal? तो बताइए 6.5 से 7.5 या 2 से 3.5, 3.5 से 7, 9.0 से 10.5। इलाहाबाद हाईकोर्ट ARO परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो है 6.5 to 7.5 जो है वो pH रेंज आपकी होती है फॉर अ लाइफ ऑफ फ्रेश वाटर प्लांट्स एंड एनिमल, ठीक है, ए आपका सही उत्तर है। अब देख लो, कभी भी किसी भी सॉल्यूशन का जो पीएच है वो आपका लेस देन 7 है तो मतलब वो एसिडिक है, ठीक है, वो अम्लीय है, एसिडिक नेचर का है। अगर उसका पीएच जो है वो 7 के बराबर है तो वो न्यूट्रल है, ना एसिडिक है ना बेसिक है। अगर पीएच 7 से ज़्यादा है तो वो एल्कलाइन सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक है, क्षारीय है। क्लियर है, ये ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछा जाता है। अगर 7 से कम है तो एसिडिक है आपका, ठीक है, अगर 7 से ज़्यादा है तो बेसिक है, एल्कलाइन है नेचर। अब यहाँ देखो, जब हम बैटरी की बात करते हैं इसका पीएच 0 से 1 के बीच में लाई करता है, स्टमक एसिड का 1 से 2 के बीच में, ठीक है, लेमन जूस का 2 से 3, ठीक है, विनेगर का 2 से 3, ऑरेंज जूस का 3 से 4, स्टमक का 4 से 5, ब्लैक कॉफ़ी का 5 आपका हो गया, ठीक है। मिल्क की बात करेंगे तो 6.4 टू 6.8 होता है। प्योर वाटर जो होता है उसका पीएच आपका 7 के बराबर होता है, मतलब वो न्यूट्रल होता है, नाइदर एसिड नॉर बेसिक, ठीक है, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। फिर ह्यूमन ब्लड की बात करेंगे, ये याद रखिएगा परीक्षा में पूछा जाता है, 7.35 से 7.45, ठीक है। बेकिंग सोडा 8 से 9, सोप सॉल्यूशन 9 से 10, एमोनिया सॉल्यूशन 11 से 12, ब्लीच 12 से 13 और ड्रेन क्लींजर की अगर हम बात करेंगे कॉस्टिक सोडा की तो 13 से 14। एक बार अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसको ले सकते हैं, एक जगह नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि आपके परीक्षा में पीएच स्केल से रिलेटेड प्रश्न पूछा है, इसीलिए थोड़ा सा हमें पीएच स्केल पता होना चाहिए, मिल्क का, प्योर वाटर का, ब्लड का, ठीक है, स्टमक एसिड का, थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्लास अगले प्रश्न पे, स्क्रीनशॉट लेते चलिए या फिर नोट डाउन करते हुए चलिए। 57 क्वेश्चन को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो बताइए, टूथ डिके start when the pH of mouth is more than 5.5. Enamel having calcium phosphate is the hardest substance in the body. Bacteria present in the mouth produce acid by degrading the sugar. Toothpaste are generally basic. आपको बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है। दांत सड़ना तब शुरू होता है जब मुंह का pH 5.5 से अधिक होता है। कैल्शियम फॉस्फेट युक्त इनेमल शरीर की सबसे ठोस वस्तु होती है। मुंह में मौजूद जीवाणु शुगर को तोड़कर अम्ल बनाते हैं। टूथपेस्ट अक्सर क्षारीय होता है। 2021 में ARO में पूछा गया प्रश्न है ये, और यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो है ए। यहाँ पर दिया गया टूथ डिके तब स्टार्ट होता है, दांत का सड़ना तब स्टार्ट होता है जब मुंह का पीएच जो है वो 5.5 से अधिक होता है। क्या दिया गया है, 5.5 से अधिक होता है, और सही स्टेटमेंट क्या होगा, दांत का सड़ना तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच 5.5 से कम होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अर्थात मुंह में अम्ल का उत्पन्न होने लगता है। क्लियर है, तो 5.5 से कम होता है, ना कि ज़्यादा होता है। चलो, अच्छा यहाँ पर देखो, आप डेंटिस्ट के पास जाओगे ना, डेंटिस्ट आपसे कहता है कॉफ़ी पियो, ठीक है, या फिर दूध पियो, या फिर कोई भी एसिडिक चीज़ लो तो कुल्ली ज़रूर कर लो एक बार, ठीक है, ये बोला जाता है।
चलो, व्हाट इज अ पीएच ऑफ एसिड रेन? लेस देन 10, लेस देन 5.6, मोर देन 14, मोर देन 6 दिया गया है यहाँ पर। 58 का आपका जो सही उत्तर है वो है लेस देन 5.6, ये याद रखिएगा। अगर 7 होता तो न्यूट्रल होता, ठीक है। यहाँ पर लेस देन 5.6 होता है, ठीक है। कभी भी पीएच 7 से कम होगा मतलब एसिडिक नेचर होगा, और जब हम पीएच ऑफ एसिड रेन की बात करते हैं तो वो 5.6 के नीचे होता है। आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। लिटमस पेपर से रिलेटेड प्रश्न है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, अगर लिटमस पेपर जो है वो रेड टू ब्लू हो जा रहा है तो मतलब हम एक एल्कलाइन सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है ना? अगर जो रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट एल्कलाइन सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन की हम बात करें। अगर ब्लू टू रेड है तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम एसिडिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है क्लास। चलिए अब आगे देखते हैं। अच्छा, यही दिया गया है, लिटमस टर्न रेड, litmus turned blue, litmus didn't change the color. Solution, जब litmus turn red मतलब हम एसिडिक सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन 1 इज एसिडिक, सॉल्यूशन 1 इज एसिडिक, यहाँ पर दिया गया है। लिटमस टर्न ब्लू मतलब एल्कलाइन सॉल्यूशन है, तो एल्कलाइन सॉल्यूशन है, और लिटमस में कोई भी चेंज नहीं आया मतलब न्यूट्रल है। तो आपका सही उत्तर क्या हो गया? 59 का ए आपका सही उत्तर हो गया, ठीक है। ये क्लियर है ना? रेड लिटमस टू ब्लू मींस एल्कलाइन सॉल्यूशन, ब्लू टू रेड मींस एसिडिक सॉल्यूशन, और न्यूट्रल है तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। द हॉरिजॉन्टल रो इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड। जो हॉरिजॉन्टल रो होता है उसे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या कहते हैं? उसे हम पीरियड कहते हैं, ठीक है। ए आपका सही उत्तर है यहाँ पर। अगला, नेम द फर्स्ट पर्सन टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स। क्लासिफाई द एलिमेंट, किसने सबसे पहले एलिमेंट्स का वर्गीकरण किया था, तत्वों का वर्गीकरण किया था? यहाँ पर मेयर का नाम दिया है, न्यूलैंड का नाम दिया है, मेंडलीव का नाम दिया है, और डोबरे राइनर का नाम दिया है। और 61 का आपका जो सही उत्तर है वो क्या है? सबसे पहली बार बोला गया है तो डोबरे राइनर, ठीक है। डी आपका सही उत्तर है। चलिए आगे देखते हैं। द एलिमेंट ऑन द राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स आपके राइट साइड होते हैं वो आपके मेटल होते हैं, मेटलॉइड होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। तो यहाँ पर 62 का जो आपका सही उत्तर है वो नॉन मेटल है। अभी हम डिस्कस भी करते हैं। यहाँ पर देख लो क्लास, ये आपको पीरियोडिक टेबल दिख रही है, ठीक है। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कुछ चीज़ें कि यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आपका लिखा है तो ये एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर वाला एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। ये चीज़ कल की क्लास में हमने डिस्कस की थी। और यहाँ पर नीचे जो लिखा रहता है वो आपका एटॉमिक मास होता है, जो कि प्रोटॉन प्लस आपका न्यूट्रॉन के बराबर होता है, ठीक है। और ये आपका सीरियम है, तो यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर 58 है, और एटॉमिक मास की जब हम बात करेंगे मास नंबर की तो ये आपका 141.116 है। अब देख लो यहाँ पर कुछ चीज़ें, ये आपको एल्कलाइन मेटल दिख रहा है, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर मैंने लास्ट क्लास में आपसे डिस्कस किया था, ये मेटलॉइड्स हैं, यहाँ पर हमने डिस्कस किया था। देख लो जो सेमी मेटल्स आपको दिख रहे हैं, ये बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमोनी, टेल्यूरियम और पेलोनियम, ये सब क्या है? ये सब मेटलॉइड हैं। ये हमने डिस्कस किया था और आपके एग्जाम में पूछा भी गया था, तो याद रखिएगा ये क्या है? मेटलॉइड हैं, सेमी मेटल्स हैं, जिनके अंदर आपको मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, ठीक है, क्लियर है। चलो फिर इसके बाद क्लास देखो, ये जो आपके बेसिक मेटल्स हैं, यहाँ पर आपको बेसिक मेटल्स दिख रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है, बताओ। और ये अगर हम देखेंगे यहाँ पर ग्रे वाला पोर्शन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, और ये सब क्या है? ये नोबल गैस है। ये क्या है? ये नोबल गैस है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, सेलेनियम, ये सब क्या है? ये सब आपके जो है नॉन मेटल्स हैं। समझ में आया? थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, ठीक है। ये क्या है? ये सारे जो ब्लू वाले हैं क्लास, ये मेटलॉइड हैं, सेमी मेटल्स हैं, जिनके अंदर आपको मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी दिख रही है। ये जो ग्रे वाले आपको दिख रहे हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ये सब क्या है? ये सारे नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, और सारे आपके मेटल्स हैं। और किनारे आपको हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, ये सब क्या है? ये सब नोबल गैसेस है। क्लियर है ना?
चलो अभी पूछा जाएगा तो आपको आना चाहिए, आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अ रेयर अर्थ मेटल इज सीरियम, ठीक है, एक्टिनियम, यूरेनियम या फिर लेथेनम। इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ 2022 में पूछा गया प्रश्न है। 63rd का आपका सही उत्तर क्या है? सीरियम, ए आपका सही उत्तर है। ठीक है, क्लियर है ना क्लास? ये देखो अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, जब हम सीरियम की बात करते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर 58 है और 140 जो है वो है मास नंबर। ठीक है, ये देखो ये रहा सीरियम। ठीक है, ये लैंथेनाइट सीरीज है। अगला हम देखते हैं, The 10th element in the Newland periodic classification resemble the 3rd, 9th, 4th या फिर 5th। तो बताइए यहाँ पर 10th एलिमेंट की बात किया है कि 10th एलिमेंट किसको रिजेंबल करेगा? 64th क्वेश्चन है ये आपका। तो 10th एलिमेंट जो है वो रिजेंबल करेगा 3rd एलिमेंट को। यहाँ पर ए आपका सही उत्तर है। अब मेरी बात ध्यान दीजिएगा, जब भी हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, तो एवरी 8th एलिमेंट हैज़ अ सिमिलर प्रॉपर्टी टू द फर्स्ट। ठीक है, जो फर्स्ट एलिमेंट है आपका उसकी सेम प्रॉपर्टी होगी 8th एलिमेंट वाली। ठीक है, सेकेंड की जो होगी वो 9th एलिमेंट वाली। ठीक है, यही पूछा गया। थर्ड की 10th एलिमेंट वाली और फोर्थ की 11th एलिमेंट। ठीक है, देयरफॉर आपके पेपर में जो प्रश्न पूछा गया है 10th एलिमेंट रिजेंबल द 3rd एलिमेंट, ये याद रखिएगा। ठीक है, द ऑप्शन 9th वुड बी द एलिमेंट रिजेंबलिंग द 2nd एलिमेंट, नॉट द 3rd। वो तो मैंने आपको बता दी। यहाँ पर समझ में आया? रिजेंबल करने की बात की गई है तो फर्स्ट एलिमेंट जो है वो 8th से रिजेंबल करेगा, सेकेंड जो है वो 9th से, थर्ड जो है वो 10th से और फोर्थ जो है वो 11th से। इसी तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, सारे एलिमेंट्स को जो हम अरेंज करते हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस के बेसिस पे हम अरेंज करते हैं पीरियोडिक टेबल में। नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेकेंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल कितने हैं? 18 है, 8 है, 2 है या फिर 10 है? 2021 में पूछा गया प्रश्न है 65 का जो आपका सही उत्तर है तो वो है 8 एलिमेंट्स हैं आपके पीरियोडिक टेबल में। सेकेंड में देखिए लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और नियॉन है। पीरियोडिक टेबल में अगर आपको देखना है तो यहाँ पर आपको दिख रहा है सेकेंड पीरियड की बात की गई है। लिथियम है, बेरिलियम है, ठीक है, फिर इधर बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और नियॉन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 एलिमेंट्स हैं। क्लियर है ना क्लास? चलो यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हु गेव द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स? ठीक है, किसने ये लॉ दिया था? न्यूलैंड ने, ठीक है, डॉबेराइनर ने या फिर मेंडलीफ ने या फिर मोजले ने? 2021 में पूछा गया प्रश्न है और 66 का आपका सही उत्तर जो है वो है न्यूलैंड ने ये कॉन्सेप्ट दिया था ऑक्टेव्स का। ए आपका सही उत्तर है। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में देखना हो तो पीरियोडिक टेबल में देख सकते हो, ये है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर आपको ऊपर एटॉमिक नंबर लिखा है, नीचे मास नंबर लिखा है। आपको क्या दिख रहा है? 1। ठीक है, तो ए आपका सही उत्तर है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और मास की अगर हम बात करेंगे तो वो 1.008 है, याद रख लीजिएगा। Which among the following is the heaviest element found on the earth in the term of atomic weight? सबसे ज़्यादा एटॉमिक वेट किसका है ये प्रश्न पूछा गया है। कॉपर का, आयरन का, सिल्वर का या फिर यूरेनियम का? 2020 में पूछा गया प्रश्न है और 68 का आपका सही उत्तर है यूरेनियम का एटॉमिक वेट सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए, परमाणु भार के आधार पर पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे भारी तत्व यूरेनियम है जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है। इसका परमाणु क्रमांक जो है वो 92 है तथा परमाणु भार, ठीक है, मास जो है वो 238 है। परमाणु भार प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। चलिए, ये हमने डिस्कस किया है। अब हम लोग मेटालिक कॉम्पोनेंट और नॉन मेटालिक कॉम्पोनेंट्स को देखते हैं थोड़ा सा। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर? वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या है? H2O, आप सभी को पता है।
तो ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया भी प्रश्न है ये, इसीलिए इतना आसान है। परमानेंट हार्डनेस ऑफ अ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे डिस्कस भी किया है कुछ चीज़ें, तो सोडियम कार्बोनेट, लाइम, एलएम या फिर पोटेशियम परमैंगनेट यहाँ पर दिया गया है। तो 70 का आपका जो सही उत्तर है वो है सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग करके हम लोग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को जो है वो रिमूव कर सकते हैं। देखिए पानी की जो हार्डनेस होती है कुछ बार टेम्परेरी हार्डनेस होती है, कुछ बार परमानेंट हार्डनेस होती है। परमानेंट हार्डनेस की हम बात करेंगे, ये आपका होता है सल्फेट एंड क्लोराइड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की वजह से। अगर कैल्शियम क्लोराइड प्रेजेंट है या मैग्नीशियम क्लोराइड प्रेजेंट है तो पानी की हार्डनेस जो है वो आपकी परमानेंट होती है। जैसे कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो याद रखिएगा सल्फेट हो, ठीक है, सल्फेट हो या फिर आपका क्लोराइड हो, किसका, मैग्नीशियम और कैल्शियम का, कैल्शियम और मैग्नीशियम का, तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द परमानेंट हार्डनेस ऑफ अ वाटर, और ये आपका बॉइलिंग के थ्रू रिमूव नहीं हो सकता है। लेकिन जब हम टेम्परेरी हार्डनेस की बात करेंगे जो कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के वजह से के प्रेजेंस की वजह से हम कहते हैं कि ये हार्डनेस प्रेजेंट होती है, इसको हम लोग बॉइलिंग के थ्रू रिमूव कर सकते हैं। समझ में आ गया, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न बनता है, ठीक है। परमानेंट हार्डनेस और आपका टेम्परेरी हार्डनेस से रिलेटेड प्रश्न बनता है। जब भी हम परमानेंट हार्डनेस की बात करेंगे वो प्रेजेंट होता है। परमानेंट हार्डनेस पानी में क्यों होता है, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड के प्रेजेंस के वजह से, एंड इट कैन नॉट बी रिमूव्ड सिंपली बाय बॉइलिंग। और दूसरा आपका होता है टेम्परेरी हार्डनेस which is caused by bicarbonate of calcium and magnesium, ठीक है, and they can be removed by boil। क्लियर हो गया, चलो आगे देखते हैं। डैश एंड डैश आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्डनेस ऑफ वाटर, सोडियम, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, कैल्शियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया है। 71 का आपका सही उत्तर क्या होगा, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के आयंस की वजह से हम देखते हैं पानी का हार्डनेस, ठीक है, कठोरता होती है, ठीक है। डी आपका सही उत्तर है यहाँ पर, अभी हमने देखा। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स कन्वर्ट वेजिटेबल ऑयल इनटू घी, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल को घी में कन्वर्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, हीलियम का, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का या फिर पोटेशियम का, ठीक है। तो बताइए, इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के प्रयोग से हम क्या करते हैं, वेजिटेबल ऑयल को घी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सी आपका सही उत्तर है। ऑक्सीजन से रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। तो बताइए चलिए क्लास की, अभी हमने हाइड्रोजन की बात की, हाइड्रोजन, अब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं। नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन अ ओजोन, ठीक है, ओजोन बताइए 2, 3, 6, 7, तो 73 का आपका सही उत्तर क्या है, यहाँ पर बी, ठीक है। ओजोन की जब हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन जब नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन एटम के साथ रिएक्ट करता है तो ओजोन फॉर्म करता है O3, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है, बी आपका सही उत्तर है। और आपको पता है ओजोन अगर हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट होता है, समताप मंडल में प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ द लेयर, तो वो हमें प्रोटेक्ट करता है पैराबैंगनी किरणों से, अल्ट्रावायलेट रेज से। और यही ओजोन अगर ट्रोपोस्फीयर में प्रेजेंट हो, ठीक है, क्षोभ मंडल में प्रेजेंट हो, ट्रोपोस्फीयर में, तो वो एज अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, द्वितीयक प्रदूषक की तरह बिहेव करता है, ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। चलो नाइट्रोजन से रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ पोटैटो चिप्स ड्यूरिंग स्टोरेज इन सील्ड बैग्स, चिप्स मैन्युफैक्चरर सील द पैकेट इन द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, जो चिप्स पैकेट होता है आपके अंदर उसमें कौन सी गैस प्रेजेंट होती है, उसमें नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है। यही प्रश्न पूछा गया है। चिप्स के पैकेट्स को देखते हो ना, तो उस चिप्स के पैकेट के अंदर कौन सी गैस प्रेजेंट है, उस चिप्स के पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मेकिंग द मैच स्टिक, मैच स्टिक जो माचिस की तीलियां होती हैं उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, व्हाइट फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस, बोथ व्हाइट एंड ब्लैक फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस। तो यहाँ पर आपका 75 का जो सही उत्तर है वो उसमें हम रेड फॉस्फोरस का प्रयोग करते हैं। डी आपका सही उत्तर है। आपने देखा भी होगा लाल लाल होता है थोड़ा सा, तो रेड फॉस्फोरस का प्रयोग किया जाता है माचिस की तीली को बनाने के लिए।
फिर हैलोजन से रिलेटेड प्रश्नों को देखते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज डिसइंफेक्टेंट इन वाटर प्यूरिफिकेशन, ठीक है, बताइए वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए किस डिसइंफेक्टेंट का यूज किया जाता है? प्रोपेन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, क्लोरीन का या फिर ऑक्सीजन का? दिख रहा होगा प्रश्न आपको। यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो है क्लोरीन का यूज किया जाता है वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए। सी आपका सही उत्तर है। आप लोग देखते भी हैं कि क्लोरीन की गोलियां आती हैं, पानी में डाली जाती है ना, तो वाटर पार्क वार्क में भी जाएंगे तो उसमें पानी में क्लोरीन की गोलियां डाली जाती हैं। लोग घर में भी क्लोरीन की गोलियां ला के डाल देते हैं कि पानी साफ सुथरा रहे। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल एलिमेंट इज कॉमन इन गमेक्सिन, डीडीटी एंड ब्लीचिंग पाउडर? ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन या फिर कार्बन? 2021 में पूछा गया प्रश्न है 77। तो यहाँ पर क्लोरीन जो है वो आपके गैमेक्सिन में, डीडीटी में और ब्लीचिंग पाउडर में प्रेजेंट होता है। बी आपका सही उत्तर है। अगला, ब्रोमीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ब्रोमीन जो है वो किसका एग्जाम्पल है, ये पूछा गया है। लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर, सॉलिड मेटल एट रूम टेम्परेचर, नॉन मेटल गैस एट रूम टेम्परेचर, नॉन मेटल लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। 2021 में पूछा गया प्रश्न है 78 का। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ब्रोमीन जो है वो एक नॉन मेटल लिक्विड है एट अ रूम टेम्परेचर। अगर हम देखें तो मरकरी भी आपका लिक्विड होता है एट अ रूम टेम्परेचर और ब्रोमीन जो है ये भी लिक्विड होता है एट अ रूम टेम्परेचर, लेकिन ब्रोमीन एक नॉन मेटल है जो कि लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। याद रखिएगा, प्रश्न पूछ लिया जाता है। इनर्ट गैसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं, क्या दिया गया है। द इनर्ट गैस विच इज सब्सटीट्यूट फॉर नाइट्रोजन इन द एयर यूज्ड बाय डीप सी ड्राइवर फॉर ब्रीदिंग, ठीक है, बताइए यहाँ पर वह अक्रिय गैस जो हवा में नाइट्रोजन की जगह गहरे समुद्र के गोताखोरों द्वारा सांस लेने में प्रयुक्त की जाती है वो कौन सी है? वो आर्गन है, हीलियम है, जेनॉन है या फिर क्रिप्टॉन है? तो वो हीलियम है। सी आपका सही उत्तर है। 79 का सी आपका सही उत्तर है। याद रखिएगा, जब गोताखोर जो है पानी में गहरे समुद्र में जाता है तो ऑक्सीजन व हीलियम का मिश्रण प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन और हीलियम का। याद रखिएगा, पूछा गया है कई परीक्षाओं में। गैस फिल्ड इन द फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर, जो फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर होता है, लगा रहता है बिल्डिंग्स के बाहर, कभी आग वाग लगे तो आग बुझाया जाए, उसमें कौन सी गैस प्रेजेंट होती है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, इथाइलिन या फिर नाइट्रोजन? तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है। बी आपका सही उत्तर है। केमिकली ड्राई आइस जो होती है वो क्या होती है, ठीक है, सॉलिड वाटर, सॉलिड ऑक्सीजन, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड या सॉलिड नाइट्रोजन? तो वो आपका जो आपका ड्राई आइस होती है वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है। सी आपका सही उत्तर है, ठीक है। ये सारे प्रश्न डायरेक्ट हैं, कुछ ऐसा इसमें मुझे आपको एक्सप्लेन नहीं करना है। कार्बन इज एबल टू फॉर्म अ वैरायटी ऑफ कंपाउंड, दिस इज मेनली ड्यू टू, किस रीजन की वजह से? इसके पास टेट्रावैलेंसी होती है, इट्स प्रॉपर्टी ऑफ कैंटिनेशन, ठीक है, फिर वर्सटैलिटी ऑफ कार्बन या फिर टेट्रावैलेंसी एंड कैंटिनेशन की वजह से। याद रखिएगा, जो कार्बन है, कार्बन इज एबल टू फॉर्म अ डिफरेंट वैरायटी ऑफ कंपाउंड ड्यू टू टेट्रावैलेंसी एंड कैंटिनेशन। डी आपका सही उत्तर है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन यहाँ पर करूँगी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, टेट्रावैलेंसी मतलब क्या होता है कि कार्बन के ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें कार्बन के पास 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। टेट्रावैलेंसी मीन्स कार्बन टू फॉर्म 4 कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। जैसे हम बात करें मीथेन की CH4, ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन के पास अगर हम देखें 4 कोवैलेंट बॉन्ड है जिससे कि कार्बन आपका अटैच होता है विथ 4 हाइड्रोजन एटम, ठीक है। यहाँ पे CH4 कितने हाइड्रोजन एटम है? 4 हाइड्रोजन एटम है। ये C है, ठीक है, 1 2 3 4, तो इसी की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। टेट्रावैलेंसी, ठीक है, कार्बन हैज 4 कोवैलेंट बॉन्ड, तो CH4 आपका हो गया। यहाँ पर जब हम कैंटिनेशन की बात करते हैं तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, कार्बन खुद ही के साथ अटैच हो रहा है। जैसे हम इथेन की बात करें तो 2 कार्बन है, C और C, ठीक है, तो यहाँ पर हम कैंटिनेशन की बात करें, इथेन C2H6, प्रोपेन C3H8, बेंजीन C6, तो ये C2 C3 C6 क्या है? द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म द चेन एंड द रिंग, उसको हम क्या कहते हैं? कैंटिनेशन कहते हैं। टेट्रावैलेंसी मतलब 4 कोवैलेंट बॉन्ड है, तो वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कैंटिनेशन मतलब इनकी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ कार्बन एटम, जैसे C2H6 इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, बेंजीन हो गया। समझ में आया? चलिए, अब सूत फॉर्मेशन इज द रिजल्ट ऑफ, ठीक है, किसके वजह से? जब जो सूत फॉर्मेशन, काला काला काजल,
अगर हम देखें तो किसके वजह से होता है, इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से, कंप्लीट कंबशन की वजह से, हीटिंग ऑफ मेटल की वजह से, या फिर कैल्सिनेशन की वजह से। 83 का जो आपका सही उत्तर है वो क्या है, वो है इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से सूत फॉर्मेशन होता है, वो काला काला जो लेयर आपकी फॉर्म होती है। ए आपका सही उत्तर है। 84 क्वेश्चन को देखिए क्लास, क्या दिया गया है। देखिए आजकल लाइट की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से थोड़ी सी क्लास भी आपकी डिले होगी, लेकिन मैं इस क्लास को अपलोड कर दूंगी आज ही, ताकि आपको दिक्कत ना हो, गैप ना हो, ठीक है। भले संडे है, आज पहले सोचा छुट्टी दे दूं, फिर मैंने कहा नहीं, इस सीरीज़ को मतलब कंटिन्यू रखते हैं, भले 20, 30, 40 कितने भी क्वेश्चन हो, ठीक है, रिवीजन होगा आप लोगों का। विच ऑफ द फॉलोइंग एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन हैज़ वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बताइए। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन हैज़ वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किसका, डायमंड का, ग्रेफाइट का, ग्रेनाइट का, या फिर जिप्सम का। 2021 में पूछा गया प्रश्न है, और 84 का आपका सही उत्तर है डायमंड। डायमंड का बहुत हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। डायमंड आपका हार्डेस्ट मेटल भी होता है, इसको इतनी आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता है, ठीक है। अब देखो एलोट्रोप्स की अगर हम बात करें तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है सेम एलिमेंट का, ठीक है, डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है सेम एलिमेंट का। जैसे अगर हम डायमंड के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो वो भी कार्बन से ही बना है, हम ग्रेफाइट की बात करेंगे तो वो भी कार्बन से ही बना है, हम फ्लोरीन की बात करेंगे तो वो भी आपका कार्बन से बना है। इसी तरीके से जब हम ऑक्सीजन के एलेक्ट्रोप्स की बात करेंगे, अगर हम ओजोन की बात करें तो 2 ऑक्सीजन जो है वो आपके एक नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ओजोन फॉर्म करें, तो यहाँ पर जो आपका एलिमेंट है वो ऑक्सीजन ही है, ठीक है। तो एलेक्ट्रोप्स आर द डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ अ सेम मेटल दैट एग्जिस्ट इन द सेम फिजिकल स्टेट बट हैव अ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम एंड डिफरेंट प्रॉपर्टी। अरेंजमेंट ऑफ एटम जो होता है वो डिफरेंट होता है और उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। जैसे कार्बन की हम बात करें, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फ्लोरीन, ठीक है, हो गया। चलिए अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट। तो बताइए डायमंड, ग्रेफाइट, आयरन ऑक्साइड या फिर सिलिका, किसका यूज एज अ लुब्रिकेंट हम करते हैं। 2021 में पूछा गया प्रश्न है यहाँ पर। तो ग्रेफाइट का यूज हम लोग एज अ लुब्रिकेंट कर सकते हैं। 85 का बी। अगला हम देखते हैं, स्मॉल होल प्रेजेंट इन अ ब्रेड एंड केक, ठीक है, आर ड्यू टू गैस बबल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन। तो किसके वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, ठीक है। जब आप कोल्ड ड्रिंक की बॉटल भी खोलते हैं तो छोटे छोटे बबल्स दिखते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सी आपका सही उत्तर है। अब सोडियम से रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है, जो बाई हैं उनसे आप कह रहे हैं अच्छा सा केक बेक कर दो, तो बाई कार्बोनेट ढूंढ लो यहाँ पर। तो सोडियम बाई कार्बोनेट आपको यहाँ दिया गया है, तो सोडियम बाई कार्बोनेट जो है वो बेकिंग सोडा का एग्जाम्पल मतलब फॉर्मूला है, ठीक है। मैंने आपको बताया ना, बाई जो है वो बेक करेगी, तो बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट बेकिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, कार को वॉश करना है, वॉशिंग सोडा, ठीक है। डी आपका सही उत्तर हो गया। अगला देखते हैं, इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग, व्हाट इज द रेमेडी। अगर किसी को एसिडिटी वाली दिक्कत हो गई है तो आप क्या करोगे, इसे लेमन जूस दोगे, विनेगर दोगे, बेकिंग सोडा दोगे या इमली दोगे, ठीक है, टर्मरिक दोगे, क्या दोगे बताओ। तो 88 का आपका सही उत्तर जो है वो क्या है, वो है बेकिंग सोडा आप उसे देंगे ताकि उसे आराम हो जाए। सी सही उत्तर है। हाउ मेनी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ वॉशिंग सोडा, ठीक है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ वॉशिंग सोडा की बात यहाँ पर की गई है। सोडियम कार्बोनेट की हम बात कर रहे हैं, 10, 5, 6, 2। तो बताइए यहाँ पर 89 का आपका सही उत्तर क्या है, 10, ठीक है। 10 आपका सही उत्तर है। यहाँ पर देखिए सोडियम कार्बोनेट की जब हम बात करेंगे तो Na2CO3 डॉट 10H2O, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है, Na2CO3 10H2O। तो कितने वाटर के मॉलिक्यूल हैं, अणु हैं, 10 हैं। यही परीक्षा में पूछा गया है। कैल्शियम से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस से रिलेटेड क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ARO में पूछा गया है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात यहाँ पर की गई है। आपका सही उत्तर यहाँ पर क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। ए आपका सही उत्तर है।
प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला देख लीजिए, CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस हाफ, यहाँ पर ये देखिए आप, ये जिप्सम को जब हम, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर ये देखिए, CaSO4 डॉट 2H2O को जब हम 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को फॉर्म करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। CaSO4 डॉट 2H2O की जब हम बात कर रहे हैं, जब हम इसे हीट कर रहे हैं 373 केल्विन में, ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या बन रहा है, CaSO4 हाफ H2O, ये याद रखिएगा, ठीक है। और इसी को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट। अगला हम देखते हैं, विच सॉल्ट इज फाउंड इन द मैक्सिमम क्वांटिटी इन द बोन। बोन में आपके कौन से सॉल्ट प्रेजेंट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, बी आपका सही उत्तर है। हड्डियों में देखिए, जब आप हड्डियों के लिए लेते हो, सेवन करते हो, तो उसमें कैल्शियम और फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, ठीक है। विटामिन डी की भी लोगे तो उसमें कैल्शियम और फॉस्फेट लिखा रहता है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा मेडिसिन को देखिएगा, यहाँ पर देखिए 80% भाग कैल्शियम का होता है, साथ में यहाँ पर देखिए दांतों और हड्डियों के निर्माण में फॉस्फोरस का 80% भाग कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्शियम फॉस्फेट बनाता है। लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ, किसका डिफरेंट फॉर्म होता है बताइए यहाँ पर आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, सोडियम बाइकार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का। 2021 में पूछा गया प्रश्न है, लाइमस्टोन, चॉक और मार्बल की बात यहाँ पर की गई है, तो ये आपका डिफरेंट फॉर्म होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, डी आपका सही उत्तर है, ठीक है। चूना, चौक और संगमरमर की हम बात करेंगे तो CO3 कैल्शियम कार्बोनेट का डिफरेंट फॉर्म होता है। सिल्वर से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं, एक बार जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। 93 है, 7 क्वेश्चंस और बचे हैं, खाली 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सिल्वर आर्टिकल बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज टू द एयर, दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर एसिटेट या सिल्वर सल्फाइड। 2023 में पूछा गया प्रश्न है। तो आप अगर चांदी का कोई भी मतलब पायल भी पहने हैं तो आप देखते हैं पैर के किनारे किनारे काला काला लग जाता है, या वो पायल ही आपकी काली काली हो जाती है, वो किसके वजह से, ड्यू टू सिल्वर फॉर्मेशन की वजह से। तो सिल्वर आर्टिकल बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज टू द एयर, दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड, डी आपका सही उत्तर है। अगला हम देखते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ब्लू, रेड, ग्रे या फिर क्ले, चिकनी मिट्टी, ये क्या है, चिकनी मिट्टी का एग्जाम्पल क्यों दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ARO परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। 94 यहाँ पर एक बार हम लोग देख लेते हैं, जब हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड ग्रे रंग में परिवर्तित हो जाता है। सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर सिल्वर क्लोराइड सिल्वर धातु और क्लोरीन गैस में विघटित हो जाता है, ठीक है। सन के प्रेजेंस में जो सिल्वर क्लोराइड है वो सिल्वर धातु और क्लोरीन गैस में विघटित हो जाता है, इस वजह से ग्रे अपीयर होता है। चलो, विच मेटल अमंग द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पहले भी हमने डिस्कस किया, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सब में, डी आपका सही उत्तर है, ये पहले भी डिस्कस किया गया है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था सिल्वर के बाद एल्यूमिनियम होगा, फिर कॉपर होगा। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आपका क्या हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। फिर सोने से रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट डक्टाइल मेटल, ठीक है, जिसको पीटा जा सकता है अच्छे से, शीट में कन्वर्ट, वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। पीतल, चांदी, तांबा, गोल्ड, तो 97 का आपका सही उत्तर क्या है, यहाँ पर गोल्ड। जब टॉपिक गोल्ड है तो आंसर भी गोल्ड है, ठीक है। चलो, म्यूरेट ऑफ पोटैश इज केमिकली, बताइए क्या होगा, पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड। 98 क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो है पोटेशियम क्लोराइड, KCl, पोटेशियम क्लोराइड KCl, डी आपका सही उत्तर है। एक बार हम देख लेते हैं, इसका उपयोग पोटाश उत्पादन में किया जाता है, या एक प्रकार का उर्वरक होता है जो मिट्टी को पोटेशियम से समृद्ध करता है, जिससे पौधों की वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपसे पूछा गया है। यहाँ पर KNO3 जो होगा वो आपका फॉर्मूला होगा, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट का।
आयरन से रिलेटेड प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटर पार्टिकल फोर्सेस एट रूम टेम्परेचर। तो क्वेश्चन आयरन से रिलेटेड है, आंसर भी आयरन से रिलेटेड होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ 2021 में पूछा गया प्रश्न है। क्लास कहीं पर भी कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे ज़रूर बताया करिए। कभी कभी हो सकता है आपको लगता हो कि मैम की स्पीड बहुत तेज़ है, तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से प्रश्नों को पढ़ लिया करिए। थोड़ा सा मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि साइंस सेक्शन में हो सकता है थोड़ा सा हिंदी माध्यम वाले बच्चों को थोड़ी परेशानी हो रही हो, ठीक है। अगर कहीं पर भी किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको दिक्कत होती है तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे और PYQs के साथ। लेकिन कहीं पर भी कोई भी दिक्कत होती है तो बताइएगा ज़रूर। ये सारी सीरीज़ आप लोगों के लिए लाई जा रही है, तो अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल नहीं होगी तो इसका कोई भी मतलब नहीं होगा। तो चलो क्लास, आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, खुद पर विश्वास रखिए, अपने ईश्वर पे विश्वास रखिए, माता पिता के आशीर्वाद पे विश्वास रखिए। सही समय आने पर आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, लेकिन अपना कर्म ज़रूर करिए। धन्यवाद क्लास, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।